नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बहुत दिनों से लोग चाह रहे थे कि इस विषय पे मैं बात करूं, इस विषय पे आपको जानकारी दूं। आज मैं इस विषय पे आपको एक ओवरव्यू देने आया हूं। ये विषय है जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने YouTube पे अपना वीडियो बनाया, उसमें उन्होंने लिखा कि जेनरिक मेडिसिन ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, फला नहीं करना चाहिए, फ़ायदा नहीं होता है, फला नहीं का। मैंने डॉक्टर साहब को बहुत सारी जानकारियां लेकर और वहीं YouTube पे कमेंट में लिखा कि अब आप बताइए, इसको उत्तर दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने आज तक उत्तर नहीं दिया। उनके चैनल का वो सबसे ज़्यादा चलने वाला वीडियो था, क्योंकि जाहिर बात है जिन लोगों को कंपनी की दवाएँ बेच के फ़ायदा होता है वो उसको शेयर भी खूब कर रहे हैं। आज मैं आपको जेन्युइन और जेनरिक मेडिसिन के का जो अंतर है, जेनरिक मेडिसिन और पेटेंट मेडिसिन, उसको समझाऊंगा। दोनों में किसका असर ज़्यादा होता है, किसका असर कम होता है, ये बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि डॉक्टर जो पेटेंटेड दवा लिख रहे हैं, ये लिखना कहाँ तक सही है, कहाँ तक कानूनी है, और क्या अगर सख्ती हो तो डॉक्टर साहब के लाइसेंस पे भी बन सकती है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी लौट कर आता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अभी आया। एक सबसे पहला सवाल जो हमारे आपके मन में आता है कि ये जेनरिक दवाएं कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं। इनकी एफिकेसी पे आने से पहले आप ये देखिए कि ये जेनरिक दवाएं इतनी सस्ती क्यों होती हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र भारत सरकार का जेनरिक दवाओं का स्टोर है। जब रामविलास पासवान एक ज़माने में मंत्री हुआ करते थे, शायद ये दौर या तो बीपी सिंह का था या वाजपेयी जी का था, तब इसकी शुरुआत की गई थी और तब से लगातार बढ़ रहा है। और जब इसको ये शुरुआत की गई थी तब से ये 90 के दशक के आखिरी का दौर है, जहाँ तक मुझे याद है 95 से 2000 के बीच का। तब से लगातार इस देश में एक बहस चल रही है कि क्या दवाओं का नाम ब्रांड लिखना चाहिए। इस पे जाएं उससे पहले हम ये समझेंगे कि जेनरिक दवाएं क्या होती हैं। आप जाते हैं अपने पास के स्टोर पे और उसके पास जाकर कहते हैं कि भाई मुझे एक टाटा का नमक दे दो, या मुझे कैप्टन कुक का नमक दे दो, या जिस कंपनी के भी नमक आते हैं, या मुझे फला कंपनी की लाल मिर्च दे दो, या मुझे फला कंपनी का और कोई चीज़ मसाला दे दो। वो आपको उठा के अपनी कंपनी के पैकेट में मसाला दे देता है। क्या हो अगर आप उस दुकान पर जाएं और उससे कहें कि मुझे नमक दे दो, और वो आपको एक नमक दे दे। अब जिस नमक को उसने सिर्फ नमक कहने पर दे दिया, जिसके पैकेट के ऊपर किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है, अब तो दालों में भी एक तरफ ब्रांडेड दालें हो गई, एक तरफ नॉन ब्रांडेड हो गई, वो हो गई जेनरिक दवा। जिस दवा को नमक कहकर आप खरीद रहे हैं वो जेनरिक दवा, और जिसको टाटा सॉल्ट लेकर खरीद रहे हैं वो हो गई आपकी पेटेंट दवा। और सरल तरीके से समझते हैं, ये बहुत ज़्यादा सरल था। और इसको ऐसे समझिए कि जो दवाएं होती हैं उन दवाओं को कंपनियां अपना नाम देती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए पैरासीटामोल है, कुछ कंपनियां उसको कैलपॉल नाम देती हैं, कुछ कंपनियां उसको क्रोसिन नाम देती हैं। अलग अलग कंपनियां, इस अकेली दवा के 50 नाम हैं, जो सारी की सारी एक ही दवा है, सब में नमक है, लेकिन नमक के नाम अलग अलग हैं। और नाम के साथ साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दाम भी अलग अलग हैं। वही दवा एक कंपनी 10 पैसे की दे रही है और दूसरी कंपनी 100 रुपए की भी दे सकती है, 60 रुपए की भी दे सकती है, 500 रुपए की भी दे सकती है। और ये अलग अलग दवाओं के मामले में मैं अगर आपके सामने निकालूं, बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन पे आप कंपेयर कर सकते हैं। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर साहब गुप्ता जी, उन्होंने एक पहल शुरू की
उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसमें वो सिर्फ यही करते थे, सारी कंपनियों के नाम, दवा के नाम, उसका फार्मूला और जेनरिक और रेट ये डालते थे। अगर आप जेनरिक को छोड़ भी दें तो जो पेटेंट दवाएं हैं उसमें भी अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट हैं। एक दवा डॉक्टर रेड्डी की आप खरीदते हैं तो महंगी है, और दूसरी दवा डॉक्टर रेड्डी की बहुत महंगी, बहुत सस्ती है। वहीं सिप्ला की वही दवा आप खरीदेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। यानी इसकी भी गारंटी नहीं है कि डॉक्टर रेड्डी की सारी दवाएं महंगी है या सिप्ला की महंगी है या मर्क की महंगी है या किसी भी फाइजर की महंगी है। तो ये घपला क्या है? जब आप जाएंगे और अपने डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर के पास एक उत्तर होगा, इसमें क्वालिटी का फर्क है। जो इसमें मॉलिक्यूल होता है ना, उसकी क्वालिटी का फर्क है, इसकी साल्ट की रिफाइनिंग का फर्क है। आप केमिस्ट के पास जाएंगे, वो भी आपको कहेगा रिफाइनिंग का फर्क है सर, 200 वाला माल 200 का होता है, 50 वाला 50 का होता है। जब इतना अंतर होता है भाई साहब, तो जैसी सरकार ने प्राइस कंट्रोल लगाया, अब मैं दवा का नाम नहीं लूंगा, ले देता हूं, ऑगमेंटिन प्राइस कंट्रोल लगाती सस्ती कैसे हो गई? वही दवा करीब करीब 1/3 दाम पे आई जैसे उस पर प्राइस कंट्रोल लगा, अभी साल 2 साल पहले। अगर रिफाइंड सॉल्ट था तो आपको कहना चाहिए था कि हम इसमें नहीं बेच पाएंगे, प्राइस कंट्रोल आपने लगा दिया है, हम बनाना ही बंद कर देते हैं। सेम ब्रांड नेम से वो दवा सस्ती क्यों हो जाती है? ये सारा का सारा जो खेल है ना, वो आप ऐसे समझिए। अच्छा, दूसरा ये है, ठीक है क्वालिटी का अंतर है, मान लिया डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मान लिया केमिस्ट साहब कह रहे हैं, कंपनी क्यों नहीं कह रही है कि उसकी दवा की क्वालिटी अच्छी है इसलिए वो दवा महंगी है? आज तक कभी किसी कंपनी ने ये क्लेम नहीं किया कि उसकी दवा की रिफाइनिंग अच्छी है, उसकी दवा की क्वालिटी अच्छी है और इसलिए वो दवा महंगी है। इसके पीछे का एक तर्क ये भी है कि वो कंपनी जो है उसने दवा पे पैसे लगाए हैं। मसलन की एक दवा आती है, उस दवा का नाम ABCD हो गया, मान लीजिए। ABCD को विकसित करने में एक कंपनी ने 60 करोड़ रुपए खर्च किए या 100 करोड़ रुपए खर्च किए। उसने अपने यहाँ एक R&D विंग रखी हुई है जहाँ पे उसके वैज्ञानिक हैं, वो सारी चीज़ें कर करा के साल 2 साल में उस दवा को विकसित करते हैं। जब वो दवा को विकसित करते हैं तो उनका कहना ये है कि भाई ये दवा हमने बनाई है, हमने इस पर खर्चा किया है, तो हमारा अधिकार है कि इस दवा से होने वाली जो कमाई है उसको वो हम लेंगे। तो पता चला कि आपका जो सॉल्ट है, जिसको कहते हैं कि वो उनका एक पेटेंट है उनका, या उनको कहें कि उनका प्रोप्राइटरी सॉल्ट है जो उन्होंने अपना डेवलप किया है, तो उन्होंने जो दवा खुद आविष्कार की है, वो ये कहते हैं आविष्कार में जो हमारा खर्चा लगा उसकी कीमत हम लेंगे, इसलिए हम आपको ये 500 रुपये की देंगे। होता यह है कि एक समय के बाद और WTO बना, डंकेल प्रस्ताव आए, गेट्स बना, और भारत में इसका भरपूर विरोध हुआ था। सड़कों पर उतर के लोग कहते हैं कि केवल बीजेपी दोषी है। मनमोहन सिंह की सरकार थी, नरसिंह राव की सरकार थी, वो वित्त मंत्री थे, इन्होंने डंकेल प्रस्ताव पे साइन किए और उसके साथ ही भारत में लोगों को दवाएं महंगी मिलने लगी, क्योंकि पेटेंट के नाम पे भारत में दवाओं को अब आप सस्ता नहीं बेच सकते थे। तो क्या हुआ कि एक कंपनी ने दवा निकाली बुखार उतारने की, और वो बुखार उतारने की दवा चूंकि उसने ही बनाई है, उसमें उसके अंदर कुछ बदला है, तो वो कहेगा मैं 200 रुपये की दूंगा, और दूसरी कंपनी की दवा बुखार उतारने वाली एक सर्टेन अवधि से पहले आई थी। पेटेंट की एक सीमा होती है, इतने साल तक आप पेटेंट जो है उससे आप कमाई कर सकते हो, उसके बाद में पेटेंट हट जाएगा और फिर दवा को दूसरे लोग भी बना सकते हैं। ऐसा भारत जैसे कुछ ही देशों में, ये भी जान लीजिए। तो पता चला कि आपने उस दवा को जब पेटेंट हट गया और बनाया तो वो दवा सस्ती हो गई। नई दवा आती है महंगी होती है, पुरानी होती है सस्ती हो जाती है। तो ये एक फैक्टर जो माना जा सकता है किसी दवा के महंगे होने का, लेकिन इसका एक काउंटर आर्गुमेंट भी है कि अगर वो दवा सस्ती होनी चाहिए तो अगर वो दवा महंगी है तो भाई तुमने अगर उसका आविष्कार किया है, तुम्हारी महंगी हो गई, बाकी 10 कंपनियों की कैसे महंगी हो गई? मान लिया 2 और कंपनियों ने आपसे लाइसेंस लिया, आपको पैसे दिए उस दवा बनाने के और वो बना रही हैं, उनकी महंगी हो गई।
बाकी दवाओं में ज़मीन आसमान का अंतर क्यों है। इसके बाद बात आती है कि जेनरिक दवाओं का असर कम होता होगा। जब ये सारी बातें होती हैं तो एक सवाल उठता है, क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है, तो असर कम होता होगा। भारत में बहुत सारी जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो टाटा की हो, जेनरिक आधार, दवा इंडिया हो, जी लैब करके एक कंपनी है वो हो, और बहुत सारी कंपनियां, नाम लूँगा, प्रधानमंत्री जनौषधि है। ये सब कंपनियां जेनरिक सॉल्ट के नाम पर दवा बेचती हैं। यानी आप टाटा सॉल्ट नहीं लिखेंगे, आप नमक लिखेंगे। और एक बात और बता दूं, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैंने नमक का उदाहरण दिया, तो दवा में नमक जो होता है वो आपको, तो नमक के उदाहरण से आप ये समझ रहे होंगे कि नमक में भी तो अंतर होता है। टाटा के नमक की क्वालिटी अलग होती है, जो लोकल नमक खरीदते हैं उसकी क्वालिटी अंतर होती है। लेकिन ये बात बाकी चीज़ों में लागू होती है, दवा में नहीं हो सकती। दवा की मैन्युफैक्चरिंग में उसका 98% या 97% से कम प्योरिटी स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए नियम बने हुए हैं, इसलिए कोई भी आदमी हल्की दवा या ज़्यादा दवा नहीं बना सकता। तो ये चीज़ जो है आपको एक बहुत चीज़ एक स्पष्ट पिक्चर देती है। लेकिन इसको और समझें तो इसका जो एक बेसिक मॉलिक्यूल होता है, ऐसे समझिए कि ये जो दवा बन रही है ना, जो आपके सामने गोली आ रही है, ये दवा, इसकी जो आत्मा होती है, एक रूह होती है। जैसे कि आप रंग लाएंगे, होली का मौसम चल रहा है, एक ऐसा रंग आता है जिस छोटे से रंग को डालकर बहुत सारा रंग, उसको कभी शक्कर पे चढ़ा के, कभी यूरिया पे चढ़ा के, अलग अलग तरीक़ों से चढ़ा के उसको रंगीन बना के ज़्यादा वॉल्यूम में बनाया जाता है। तो मूल रंग ज़रा सा होता है। वैसे ही दवा की जो मूल दवा होती है, जो बेसिक मॉलिक्यूल होता है, वो चीन से आता है। उस दवा को मिला के, उस जो चीन से आई है आत्मा उसकी, उसको मिला के ही अधिक दवा बनाई जाती है। और कई केसेस में तो ये दवा कंपनियां जो पेटेंट वाली दवा बना रही हैं और जो जेनरिक बना रहा है, इन दवाओं का एक ही जगह, एक ही दुकान, एक ही फैक्ट्री से आ रहा होता है और अलग अलग जगह पे मिलाया जा रहा होता है। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि हमारे देश में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं कि डॉक्टर साहब जब पर्चे पे दवा लिखेंगे तो उसका सॉल्ट नेम लिखेंगे। यानी आप टाटा नमक नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ नमक लिखना है, या फिर आपको आयोडाइज्ड नमक लिखना है। आप ये नहीं लिख सकते कि इस कंपनी का नमक, उस कंपनी का नमक, फला कंपनी का नमक, ढिमका कंपनी का नमक। अब यहां से एक सवाल उठता है कि सब कुछ एक जैसा है क्या? नहीं है। फिर क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि अगर आप एक जेनरिक दवा खरीदेंगे, जाहिर बात है उसमें वो मोटा मोटा मुनाफा नहीं कमा रहे हैं, तो जिस बॉटल में वो पैक कर रहे हैं हो सकता है वो उतनी शानदार ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो दवाओं पे कोटिंग होती है, वो कोटिंग तो दवा के हिसाब से होती है। जिस दवा का अगर किसी का पेट में जाके असर होना हो, उतनी देर में कोटिंग घुलनी है तो वैसी लगाई जाएगी, आंत में घुलनी तो वैसी लगाई जाएगी। लेकिन जब आप उस कोटिंग के साथ दवा को निगल रहे होते हैं तो उसमें सुंदर सा स्वाद आता है, उसमें फ़र्क हो सकता है। हो सकता है कि एक जेनरिक दवा कंपनी उस पर पैसे खर्च ना करे और एक बड़ी ब्रांडेड कंपनी उस पर अच्छी मीठी सी, अच्छे फ्लेवर वाली चीज़ लगा दे। या बच्चों के सिरप जैसे आ रहे हैं, तो अगर आपने वो सिरप किसी जेनरिक दवा कंपनी का खरीदा, हो सकता है वो कप सिरप कड़वा हो, और वही आपने अच्छी कंपनी का खरीदा है तो उसके अंदर फ्लेवर ज़्यादा अच्छा हो। इस तरह के अंतर हो सकते हैं, लेकिन जो औषधीय गुण हैं उनको लेकर अभी तक दुनिया में कहीं पे भी ऐसा कोई दावा करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि उसकी कंपनी की दवा बेहतर असर करती है। फिर ये डॉक्टर साहब, केमिस्ट साहब और वो जो यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले डॉक्टर साहब, ये सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वो कम असर करती है, वो ज़्यादा असर करती है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जब आप 2 रुपये का नमक 30 रुपये का बेचेंगे ना, तो आप 4 रुपये डीलर को भी दे देंगे, 4 रुपये उस नमक को, नमक की जगह टाटा नमक लिखने वाले को भी दे देंगे। उसको हो सकता है विदेश यात्रा करा दें, हो सकता है आपको किसी और तरीके से उसको ऑब्लाइज कर दें।
या कुछ नहीं तो 4 बार आप एक आदमी तनख्वाह देके भेज सकते हैं जो उन डॉक्टर्स आपको कन्विंस कर सके, सर हमारी दवा बहुत अच्छी है, आप इसको ज़रूर लिखिए, आपके पेशेंट के लिए ठीक रहेगा। तो ये जो अफोर्डेबिलिटी है, जिसके पास मार्जिन ज़्यादा है वो सब जगह उस मार्जिन को बांट सकता है। दवा की दुकान वाला 15%, 20% तक आपको कमीशन दे देता है। आप दवा लेने जाएंगे वो आपको कहेगा भाई 20% डिस्काउंट। कई बड़ी बड़ी कंपनियां आपको डिस्काउंट दे रही हैं, सीधे नहीं दे रही हैं, तो वो आपके कुछ पॉइंट्स जोड़ती जाती हैं, बाद में आपको दे देती हैं। तो जब कोई कंपनी 20% डिस्काउंट दे सकती है तो जाहिर बात है वो अपने विक्रेता को, डीलर को भी 15 से 20% का मुनाफा दे रही होगी। जब वो 20% उसको मुनाफा दे रही है तो उसकी मार्केटिंग में वो 30% और खर्च कर सकती है। तो दवा तो 30 ही रुपए की है, उसके पर्चे छपवाने, उसके रैपर छपवाने, जगह जगह एमआर के घुमाने, जगह जगह सेल्स के लोगों को घुमाने, अलग अलग जगह पे जो देखिए डॉक्टर जो है वो 40% ही गड़बड़ होते हैं। बड़े शहरों में ये प्रतिशत थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो जो गड़बड़ वाले डॉक्टर होते हैं उनको खुश करने, दूसरी चीज़ों पे जो खर्च करेगी कंपनी, जो डीलर को भी ज़्यादा कमीशन देगी, जिसमें 20% डिस्काउंट कस्टमर को भी दे देगी, तो वो ज़्यादा पैसा तो लेगी ना। तो कंपनी कहेगी टाटा नमक लिखो, और इसीलिए टाटा नमक लिखा जा रहा है। लेकिन जब कोड ऑफ एथिक्स है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो आपको जेनरिक दवा लिखनी चाहिए। आपने शपथ ली है और ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं शुरू में कह रहा था कि अगर सख्ती की जाए तो बहुत सारे डॉक्टर्स के लाइसेंस पे बन सकती है, मेडिकल काउंसिल अगर सख्ती करे। लेकिन दवा कंपनियां, दवा लॉबी इतनी पावरफुल है कि जिस दिन ये सोचेगी भी ना मेडिकल काउंसिल, पता नहीं किस किस के तबादले करा दें। आप कल्पना कीजिए, इस देश का स्वास्थ्य मंत्री जब स्वास्थ्य मंत्री बनता है उसके 2 दिन पहले दवा कंपनियों की परिक्रमा करने जाता है। जो भी है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सस्ती दवाएं बिक रही हैं, ये दवाएं भी उतनी ही अचूक हैं, उतनी ही असरदार हैं, और इनका आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री भी इन दवाओं को इंडोर्स करता है, वो कह रहा है कि आप इसको खाइए। तो किसी भी प्रकार का कोई शक अगर पैदा करता है कोई, तो उसको बोलिए, चाहे वो आपका डॉक्टर हो, चाहे वो केमिस्ट हो, कि भाई साहब एक छोटा सा काम कर दो, मुझे कहीं लिखा हुआ दिखा दो जो बात आप कह रहे हो। भाई अब दवा कंपनी लिख देना कि भाई हमारा सॉल्ट ज़्यादा रिफाइन है और ये ज़्यादा असर करता है, जेनरिक दवा से हमारी दवा बेहतर काम करती है। ये कोई दवा कंपनी ने लिखा हो तो बता दो, कंपनी का लिखा बता दो, लेबोरेटरी का छोड़ दो, सरकार का छोड़ दो, वो आपको नहीं दिखा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जेनरिक दवा खरीदकर पैसे बचाएं, फार्मा कंपनियों की लूट से बचें। अगर आप इस चक्र से बाहर निकलते हैं तो काफ़ी हद तक फार्मा सेक्टर का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।